नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में। और मैं हूं आपका चेतन गोस्वामी। और आज मैं आपके लिए लाया हूं फिर से टॉप 20 मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में, फिज़िकल एजुकेशन के सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में AAFI मतलब एमेच्योर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए, ऑप्शन आपके पास है 1946 में, 1942 में, या 1948 में, या एक और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 1952 में। तो चलिए राइट आंसर बताइए आपको। एमेच्योर एथलीट फेडरेशन AAFI का गठन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1946 में। और क्यों हुआ था ये बताइए आप मुझे। ये प्रबंधन और विकास के लिए हुआ था। हमारे भारत में एशिया से रिलेटेड, एशियाई गेम्स रिलेटेड या ओलंपिक गेम्स रिलेटेड जितने भी एथलीटों के चयन करते हैं वो इसी के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी 1934 में, 1937 में, 1940 में, या फिर 1932 में। चलिए राइट आंसर बताइए। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में। और ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ये भारत की बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन मतलब फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आपके पास ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, या फिर बर्लिन जर्मनी में, या लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। आपको ये तो पता होगा दोस्तों, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय नहीं है, बर्लिन जर्मनी में भी नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है, एक तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड और दूसरा लुसाने स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्वदेशी शारीरिक शिक्षा का प्रचार करने वाला पहला संस्था कौन है? स्वदेशी लिखा है दोस्तों, देसी नहीं है ये, स्वदेशी। अगर देसी होता तो दोस्तों आ जाता हमारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, बट ये लिखा है स्वदेशी। सो स्वदेशी है हमारा दोस्तों। इसका राइट आंसर है YMCA। ये कब और कहाँ बना था दोस्तों? ये बना था 1920 में। कहाँ? मद्रास में। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे SC बक, जिसे हैरी क्रो बक। और उसे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है दोस्तों। भारत का फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोला जाता है इसको। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लूप्रिंट ऑफ टीम कंपटीशन। आप जब कभी भी कोई टूर्नामेंट करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो सबसे पहले आप कुछ तो बनाते हो जिसके ज़रिए से वो टूर्नामेंट को आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो इसका आपके लिए ऑप्शन है टेक्निक है, या स्ट्रेटजी है, या टैक्टिस है, या स्किल। चलिए बताइए। एनिमेशन मेथड से भी लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रेटजी, रणनीति। हम कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कंपटीशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रणनीति बनाते हैं। वो स्किल तो हमारे अंदर रहता है दोस्तों। अगर हम किसी चीज़ में महारत हासिल किए हैं, वो स्किल हमारे अंदर रहता है। टैक्टिस क्या होता है कि अगर हम गेम में हैं और हमारा स्ट्रेटेजी जो पहले प्लान बनाया हुआ है, जो शुरुआत में हम गेम में एंटर करने से पहले जो प्लान बनाए रहते हैं, वो हमारा रहता है स्ट्रेटेजी। अगर वो काम नहीं आता गेम के दौरान ड्यूरिंग टू कंपटीशन, तो हम उसका उपयोग करते हैं किसका? टैक्टिस का। टैक्टिस मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बीच में उपयोग करते हैं। और टेक्निक तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अगर अब मेरे गेम हैं और मैं किसी से आगे नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निक होगा जिसके ज़रिए से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर कुछ तो होगा। तो ये इसका राइट आंसर आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है रणनीति, स्ट्रेटजी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभक का संबंध है दोस्तों। ये योगा का क्वेश्चन है। क्या कुंभक का संबंध समाधि से है, कि प्राणायाम से है, या ध्यान से है, या प्रत्याहार से है? चलिए बताइए। कुंभक का दोस्तों संबंध है वो प्राणायाम से है। कुंभक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम श्वास लेते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं, उस दोनों के बीच में जो हम सांस को होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, वो कुंभक होता है। सांस जैसे मैं सांस लिया देन होल्ड, ये कुंभक है। अब छोड़ूंगा,
ये रेचक है। तो सांस जब हम लेते हैं उसको बोला जाता है पूरक, और रोक के रखते हैं अंदर उसको बोला जाता है कुंभक, और छोड़ते हैं जब उसे बोला जाता है प्राणायाम। ठीक, प्राणायाम बोलता हूँ, रेचक बोला जाता है। चलिए ठीक, इसका आंसर प्राणायाम है दोस्तों, प्राणायाम से संबंधित है कुंभक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से क्या अष्टांग योग में शामिल नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग, जिसमें से इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो अष्टांग योग से रिलेट नहीं करते हैं। तो मैं आपको अष्टांग योग बता देता हूं दोस्तों। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इसमें धौती का कहीं जिक्र नहीं हुआ दोस्तों, तो हम धौती को हटा देंगे, और एक नेति का हटा देंगे हम। तो ये प्राणायाम है, नियम है, यम है, और प्रत्याहार भी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 5। अभी मैं राइट आंसर क्लिक कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है 2 और 5। नीति क्या है दोस्तों? धौती क्या है? ये सटकर्म के अंतर्गत आ जाता है, शरीर के सफाई से रिलेटेड है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? और इसका ऑप्शन है क्या सर्कमस्टेंस में होता है, क्या ईगो में होता है, क्या सुपर ईगो में होता है, या ईदम में होता है? चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है, वो होता है दोस्तों सुपर ईगो में। सुपर ईगो जानता है जो सत्य है वो सत्य है। ईगो का मतलब होता है कि सत्य है या सत्य है, मुझे चाहिए तो चाहिए, नीड, हंग्री, इसे बोला जाता है। ईदम का अर्थ है ईगो, सुपर ईगो। तो ईद का अर्थ होता है दोस्तों, ईद का अर्थ होता है मुझे चाहिए तो चाहिए। ईगो का अर्थ होता है अगर ज़रूरत है तो लो, और सुपर ईगो का अर्थ होता है जो ज़रूरत नहीं है उसको लेना ही नहीं है। इसका राइट आंसर आपको मैं बता दिया हूँ, इसका राइट आंसर है सुपर ईगो। इसका राइट आंसर है दोस्तों सुपर ईगो। यह व्यक्तित्व का हिस्सा है जो सही गलत को बताता है। सुपर ईगो व्यक्तित्व का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वप्ना बर्मन का संबंध है। चलिए बताइए दोस्तों, स्वप्ना बर्मन का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कौन सी इवेंट दोस्तों? आपको बताया हूँ मैं हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन के बारे में जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैं, जो महिलाओं के लिए होता है, जिसमें 7 इवेंट होते हैं टोटल। तो ये हेप्टाथलॉन से रिलेटेड है दोस्तों। 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नए रिकॉर्ड के साथ जीता। उनके भाले द्वारा तय की दूरी, मतलब इनका साफ कहना है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था उसकी दूरी कितना था? तो वो था क्या 86.08 मीटर, 88.08 मीटर, या 80.06 मीटर, या 88.06 मीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 88.06 मीटर। नीरज चोपड़ा को क्या बोला जाता है दोस्तों? गोल्डन बॉय बोला जाता है। गोल्डन बॉय क्यों बोलते हैं? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण मेडल जीता था, इसलिए इसको गोल्डन बॉय बोला जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फास्ट ब्रेक शब्द का उपयोग किया जाता है। फास्ट ब्रेक शब्द का किस गेम में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, या फिर बास्केटबॉल में। चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बास्केटबॉल में। फास्ट ब्रेक का शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? अपोनेंट को कोई भी समय नहीं देना, उनके प्लान के लिए, उनकी रणनीति के लिए कोई भी समय नहीं देना गेम में। इंस्टेंट वर्क करना इसमें, कि सामने वाले को कुछ समय मिले ही ना कि वो आपके प्रति प्लान कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुबड़दार पीठ को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हंच बैग इज अल्सो नोन। तो हंच बैग किसे बोला जाता है दोस्तों? काइफोसिस को, लॉर्डोसिस को, या बैक पेन को, या फिर स्कोलियोसिस को। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बैक पेन तो हटा दिए दोस्तों, जो पीठ में जो दर्द होता है उसको बैक पेन बोला जाता है। लॉर्डोसिस को बोला जाता है होलो बैक, और स्कोलियोसिस को बोला जाता है लैटरल कर्व, और काइफोसिस को बोला जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों काइफोसिस को बोला जाता है हंच बैक या फिर राउंड बैक।
चलिए राउंड बेस इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो शोल्डर होता है ना वो सामने की ओर से झुक जाता है दोस्तों, सामने की ओर झुक जाता है और हमारे पीछे कुबर से निकल आता है, तो इसको बोला जाता है काइफोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगली ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? चलिए ऑप्शन है आपके पास ड्राइव थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, मोटिव थ्योरी या इंसेंटिव थ्योरी। देखिए इसमें आप एनिमेट कर दो तो आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। मोटिवेशन का सिद्धांत नहीं पूछ रहे दोस्तों। ड्राइव थ्योरी ये मास्लो के मोटिवेशन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है, हमारी ज़रूरत की पूर्ति करना है, ये मोटिवेशन के अंतर्गत ही आता है, ड्राइव प्रेरणा है। इंस्टिंक्ट थ्योरी आवृत्ति का नियम, ये भी हमारी मोटिवेशन का प्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों। इंस्टिंक्ट थ्योरी भी हमारी प्रेरणा का सिद्धांत है। हमारे पास ये बच गया है मोटिव थ्योरी। मोटिव थ्योरी को भी छोड़ दे दोस्तों। इंसेंटिव थ्योरी, क्या बाहरी रूप से हमें कुछ अगर मिलता है तो क्या हमें मोटिवेशन नहीं मिलता? क्या मिलता है, तो ये भी मोटिवेशन का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटिव थ्योरी। मोटिव थ्योरी ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, मोटिवेशन का मोटिव शब्द को बस लिख दिया गया है उसमें, तो ऐसा मोटिव थ्योरी नहीं होता। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रंक को आगे की तरफ झुकाना खाली स्थान में गति की एक उदाहरण है। बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट इन द बॉडी। तो सामने की ओर झुकाना, आगे की ओर झुकाना मतलब किस में होगा दोस्तों? ये होगा आपका सजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजिटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए। हेयर लाइन फ्रैक्चर किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है ग्नेस्टिक फ्रैक्चर को, इन्फेक्शन फ्रैक्चर को, या टॉर्स फ्रैक्चर को, या फिर इम्पैक्ट फ्रैक्चर को। वैसे तो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है दोस्तों उसको भी बोला जाता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊँ मैं तो ये हो जाएगा आपका ग्नेस्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हड्डी टूटती नहीं है, ये मुड़ जाती है या क्रैक हो जाती है, और ये ज़्यादातर दोस्तों बच्चों में देखा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर है ग्नेस्टिक फ्रैक्चर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कई बार ऑप्शन में अगर ग्नेस्टिक फ्रैक्चर नहीं रहा और आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर दिखा तो आप उसको भी राइट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। चलिए इसको भी एलिमिनेशन करते हैं दोस्तों, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। सोशल डोमेन, ये हमारा, एक मिनट दोस्तों ये कट गया मेरे से। सोशल डोमेन जो है हमारा ये व्यक्तित्व का आयाम के अंतर्गत आते हैं। मेंटल डोमेन भी हमारा डायमेंशन भी व्यक्तित्व आयाम के अंतर्गत आता है। ये साइकोलॉजिकल डोमेन भी आता है हमारा दोस्तों। अब आप देखिए इसमें बोला गया है विच इज डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। सोशल डोमेन एंड मेंटल डोमेन एंड साइकोलॉजिकल डोमेन, ये तीनों कहाँ से संबंधित है दोस्तों? दोनों मस्तिष्क से संबंधित है, सभी ये ब्रेन से संबंधित है। लेकिन फिजिकल डायमेंशन जो है ये शरीर से संबंधित है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिजिकल डायमेंशन। तो व्यक्तित्व आयाम के अंतर्गत फिजिकल डायमेंशन नहीं आता, इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, निम्नलिखित में से किसके निकटता से संबंधित है? चलिए इसका ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको आंसर बताइए आप। इसका ऑप्शन है सबसे पहले तो ऑल ऑफ दिस अब लिख दिए गए हैं, उपरोक्त सभी लिख दिए गए हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, क्या लॉ ऑफ फ्रेक्वेंसी, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, निम्नलिखित में से किसके निकटता है? लॉ ऑफ इफेक्ट के निकटता है, या फिर फ्रिक्वेंसी के, या फिर रेडीनेस के? तो दोस्तों हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसमें हमारी महारत हासिल हो जाती है, इसीलिए हो जाता है लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसलिए अभ्यास को बार बार करो जिसमें आप मास्टर हो जाओगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अग्रबाहु की अधोऊर्ध्व गति जो स्थिर कोहिनी की जानी जाती है कहलाती है। ऑप्शन है मोमेंट ऑफ फोर आर्म अपसाइड डाउन विथ स्टैटिक एल्बो इज नॉन। तो इसको प्रोनेशन एंड सुपिनेशन बोला जाता है, या एबडक्शन या हाइपर एडक्शन बोला जाता है, या एबडक्शन या हाइपर एडक्शन बोला जाता है। चलिए बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? तो ये बोला जा रहा है अग्रबाहु की अधोऊर्ध्व मतलब मोमेंट ऑफ फोर आर्म अपवर्ड डाउन एंड विथ स्टैटिक। तो ये हमारा जो एल्बो होता है दोस्तों ये सिर्फ ओपन होता है और बंद होता है। तो इसमें अगर देखो हथेली को अगर ऊपर की ओर करते हैं तो ये हो जाता है प्रोनेशन, और नीचे की ओर करते हैं सुपिनिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एल्बो के अंतर्गत जा रहा है ये हिंज जॉइंट में आता है, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोनेशन एंड सुपिनिएशन। सुपर मतलब ऊपर होता है, ठीक है। तो
ये तो प्रोनेशन एंड सुपिनिएशन, हथेली ऊपर की ओर जा रही है तो फिर वो सुपिनिएशन, नीचे की ओर जा रही है तो प्रोनेशन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लचीलेपन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटी विधि पर आधारित है? चलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है दोस्तों। इसका आपका ऑप्शन है आपके पास पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, बैलिस्टिक मेथड एंड पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप को 90 के 90 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। क्वार्टलेट इंडेक्स का अन्य नाम क्या है? क्वार्टलेट इंडेक्स का अन्य नाम क्या है? तो क्वार्टलेट इंडेक्स का अन्य नाम है, क्या उसको स्किन फोल्ड इंडेक्स बोला जाता है, या हाइट एज इंडेक्स बोला जाता है, या वेट एज इंडेक्स, या फिर BM इंडेक्स बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BMI बोला जाता है इसको, BMI बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो आज हमने सफलतापूर्वक पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं कि ये यही है, ये मैक्सिमम बार आया गया है क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ आपको, ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं उसको ये MCQ में ला रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है 20 के, ये कम से कम 100 पार्ट लाऊंगा इसका दोस्तों मैं। ये मेरा तीसरा पार्ट था, कल नेक्स्ट चौथा पार्ट आने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।